नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो सक्सेस, बिट्रेयल और एक फैमिली के डार्क सीक्रेट्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं अमेरिकन ड्रामा के एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस की। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या बस एक अच्छी कहानी सुनना चाहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम डिटेल में समझेंगे अर्थर मिलर के फेमस प्ले ऑल माय सन्स को। लेकिन किसी भी टेक्स्ट को समझने से पहले उस टेक्स्ट के क्रिएटर यानी उसके ऑथर को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आर्थर मिलर एक बहुत ही फेमस अमेरिकन प्लेराइट, एसेइस्ट और ऑथर थे। उनका जन्म अक्टूबर 17, 1915 को मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी में एक मॉडरेटली एफ्लुएंट ज्यूइश अमेरिकन फैमिली में हुआ था। उनके पेरेंट्स का नाम ईसाडोर और अगस्ता मिलर था। उनके फादर इसाडोर पोलैंड से आए एक इलिटरेट इमिग्रेंट थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा कोट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खड़ा किया था, जिसमें लगभग 1000 वर्कर्स काम करते थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, पर तभी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, 1929 का वॉल स्ट्रीट क्रैश। इस क्रैश ने उनके फादर के सारे बिजनेस को रुइन कर दिया। इस फाइनेंशियल डिजास्टर के बाद उनकी फैमिली को अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़कर ब्रुकलिन के एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ा। इस सडन पॉवर्टी और ग्रेट डिप्रेशन का आर्थर मिलर की लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। वो इतने फाइनेंशियली वीक हो चुके थे कि हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बावजूद 1932 में वो सीधे यूनिवर्सिटी नहीं जा सके। अपनी ट्यूशन फीस इकट्ठी करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऑड जॉब्स किए। उन्होंने डिलीवरी बॉय, डिश वॉशर, वेयरहाउस क्लर्क, ट्रक ड्राइवर और यहाँ तक कि एक लेबोरेटरी में माइस अटेंडेंट का भी काम किया। फाइनली 1934 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एडमिशन लिया और वहाँ जर्नलिज्म पढ़ा। कॉलेज के दौरान वो अपने एक टीचर और क्रिटिक केनेथ ई रो से बहुत इन्फ्लुएंस हुए। केनेथ ई रो की एक बुक थी, राइट दैट प्ले, जिसको पढ़ने के बाद आर्थर मिलर ने राइटिंग की दुनिया में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक प्लेस लिखे और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में 2 साल लगातार बेस्ट ओरिजिनल प्ले के लिए एवरी हॉपवुड अवार्ड भी जीता। उनका यही स्ट्रगल और आम आदमी का पेन उनके प्लेस में हमेशा रिफ्लेक्ट होता है। अब जब हमने ऑथर की लाइफ के स्ट्रगल समझ लिए, तो कहानी को वहां शिफ्ट करते हैं जिसने उन्हें एज अ प्लेराइट स्टैब्लिश किया। मैं बात कर रहा हूँ उनके लैंडमार्क प्ले ऑल माय सन्स की। ये प्ले जनवरी 1947 में कॉर्नेट थिएटर ब्रॉडवे में ओपन हुआ था। ये ऑडियंस के बीच इतना पॉपुलर हुआ कि इसके लगातार 328 परफॉर्मेंसेस स्टेज किए गए। इस प्ले की सक्सेस इतनी मैसिव थी कि इसने 1947 में ही न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक सर्कल अवार्ड और 2 टॉनी अवार्ड्स जीते। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्ले का आइडिया कहाँ से आया। ये कोई प्योरली फिक्शनल कहानी नहीं है। इस प्ले को लिखने से करीब 4 साल पहले आर्थर मिलर ने एक रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में पढ़ा था। उन्होंने ओहियो में फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स मैन्युफैक्चर होने के टर्मन कमिटी इन्वेस्टिगेशन के अकाउंट्स पढ़े थे। इसके अलावा उन्हें एक ऐसी रियल फैमिली की कहानी पता चली जहां एक बेटी ने अपने ही फादर को अथॉरिटीज के पास रिपोर्ट कर दिया क्योंकि वो आर्मी को फॉल्टी मकैनरी सेल कर रहे थे। आर्थर मिलर ने इस प्ले को स्ट्रॉन्ग इंटेंट के साथ लिखा कि अगर कोई एक्चुअल क्रिमिनल भी इस कहानी को पढ़े तो उसे ये लगे कि ये बिल्कुल सच और उसकी अपनी लाइफ जितनी रियल है। ये प्ले वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर सेट है और एक फैक्ट्री ओनर की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके डिसीजंस के ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत ही डीपली एक्सप्लोर करता है। इसमें एक आम आदमी का स्ट्रगल, उसका अमेरिकन ड्रीम के पीछे भागना और उसकी छुपी हुई सच्चाई को बहुत ही मास्टरफुली प्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारे ब्रिलियंट ऑथर आर्थर मिलर और उनके मास्टरपीस प्ले ऑल माय सन्स का हिस्टोरिकल और कंटेक्चुअल बैकग्राउंड। अब हमारी फाउंडेशन बिल्कुल सॉलिड हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस टेक्स्ट के सबसे कोर पार्ट पर आते हैं, यानी इस प्ले की एक डिटेल्ड स्टोरी पर। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको इस प्ले के स्ट्रक्चर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल डिटेल बताता हूँ। आर्थर मिलर ने इस प्ले को लिखते वक्त एक फेमस नॉर्वेजियन प्लेराइट हेनरिक इब्सन से इंस्पिरेशन ली थी। जैसे हेनरिक इब्सन की आदत थी कि वो कहानी को बिल्कुल मिडल से शुरू करते थे और धीरे धीरे पास्ट के सीक्रेट्स को ऑडियंस के सामने अनकवर करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा ये प्ले ग्रीक थिएटर के प्रिंसिपल्स और एरिस्टोटल की थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज यानी यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। इसका मतलब है कि पूरी कहानी रफली एक सिंगल दिन के अंदर होती है
एक ही जनरल लोकेशन पर ये सेट है और इसमें एक ही सिंगल सेट ऑफ इंसिडेंट्स है जो एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। अब चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं एक्ट वन में और इस कहानी को अनरावल करते हैं। प्ले की शुरुआत होती है एक बहुत ही काम और रिलैक्स संडे मॉर्निंग से। सीन सेट एक अमेरिकन टाउन डिट्रॉइट में, जो केलर के घर के बैकयार्ड में। यहाँ हमें मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स। 60s में चल रहे फैक्ट्री ओनर जो केलर, उनकी वाइफ केट केलर, उनका 32 साल का बेटा क्रिस केलर। साथ ही कुछ पड़ोसी भी इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे डॉक्टर जिम बेलिस, उनकी वाइफ स्यू बेलिस, फ्रैंक ल्यूबे और उनकी वाइफ लिडिया ल्यूबे, और एक छोटा सा बच्चा बर्ट। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, एकदम एक संडे मॉर्निंग की तरह। लेकिन इस पीसफुल सेटअप के बीच एक सिंबल ऑफ ट्रेजेडी मौजूद है। एक टूटा हुआ एप्पल ट्री। ये पेड़ हवा के तेज झोंके से टूट गया है और ये पेड़ लगाया गया था जो केलर और केट केलर के दूसरे बेटे लैरी की मेमोरी में। लैरी एक पायलट था जो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान चाइना के कोस्ट पर मिसिंग रिपोर्ट हो गया था और सबने उसे मरा हुआ मान लिया था। लेकिन उसकी माँ केट केलर आज भी यही मानती है कि उनका बेटा जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगा। उनका ये बिलीफ इस प्लॉट का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बनता है। तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। उनके घर एक यंग और खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम है एंडेवर। उसे क्रिस केलर ने इनवाइट किया है क्योंकि वो उससे शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। लेकिन कैच ये है दोस्तों कि एंडेवर एक्चुअली मिसिंग पायलट लैरी की फियांसे थी और यही बात क्रिस केलर के पेरेंट्स, स्पेशली केट केलर के लिए बहुत बड़ा इशू है। जो केलर अपने बेटे को डिस्करेज करते हैं क्योंकि उनकी वाइफ अभी भी मानती है कि एंडेवर लैरी की ही फियांसे है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ शादी की नहीं है। एंडेवर के फादर का नाम है स्टीव डेवर, जो कभी जो केलर के बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। प्ले इसी पॉइंट पर हमें एक डार्क पास्ट में ले जाता है। वॉर के टाइम इन दोनों की फैक्ट्री को एयरक्राफ्ट के लिए सिलेंडर हेड सप्लाई करने का एक अर्जेंट ऑर्डर आया था। लेकिन जो सिलेंडर हेड्स मैन्युफैक्चर हुए उसमें कुछ क्रैक्स डेवलप हो गए थे। जो केलर ने फोन पर स्टीव डेवर को इंस्ट्रक्ट किया कि वो उन क्रैक्स को वेल्ड करके हाइड कर दे और आर्मी को शिप करा दे। इस केयरलेस और ग्रीडी डिसीजन का नतीजा ये हुआ कि वॉर में 21 पायलट्स की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। जब कोर्ट केस हुआ तो जो केलर ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इनकार कर दिया और उन्हें बरी एक्विटेड कर दिया गया, जबकि बेचारे स्टीव डेवर को फ्रॉड के लिए जेल भेज दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद एन डेवर और उसके भाई जॉर्ज डेवर ने अपने फादर स्टीव डेवर से सारे रिश्ते तोड़ दिए, उन्हें डिसोन कर दिया। फर्स्ट एक्ट के एंड में टेंशन तब बढ़ जाती है जब एन डेवर को उसके भाई जॉर्ज डेवर का कॉल कोलंबस से आता है। जॉर्ज डेवर जिंदगी में पहली बार अपने फादर से जेल में मिलने गया था और अब वो तुरंत केलर फैमिली के घर आया है। ये सुनकर जो केलर और केट केलर घबरा जाते हैं। उन्हें शक होने लगता है कि कहीं जॉर्ज डेवर वो पुराना सिलेंडर हेड्स वाला केस दोबारा रीओपन न करवा दे। यहाँ फर्स्ट एक्ट एक सस्पेंसफुल क्लिफ हैंगर के साथ खत्म हो जाता है। एक्ट टू उसी दिन की शाम को शुरू होता है। घर में डिनर पर जाने की तैयारी चल रही है पर एटमॉस्फेयर बहुत हैवी है। तभी जॉर्ज डेवर की एंट्री होती है और उसके आते ही सारे राज खुलने लगते हैं, अनपील होने लगते हैं। जॉर्ज डेवर जो अब एक लॉयर बन चुका है, फाइनली सच जान चुका है। वो आते ही अपनी बहन एन डेवर को बताता है कि जो केलर ने उसके फादर स्टीव डेवर को धोखा दिया है। जो डेवर बताता है कि जब क्रैक्स मिले थे तो उसके फादर ने जो केलर को फैक्ट्री बुलाया था, लेकिन जो केलर ने बहाना बनाया कि उसे फ्लू है और वो नहीं आ सकता। उसने फोन पर प्रॉमिस किया था कि वो डैमेज पार्ट शिप करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन ट्रायल के वक्त वो अपने प्रॉमिस से मुकर गया। जॉर्ज डेवर ओपनली कहता है कि वो एन डेवर और क्रिस केलर की शादी नहीं होने देगा क्योंकि इस परिवार ने उनका सब कुछ छीन लिया है। ये सब सुनने के बाद क्रिस केलर अंदर से हिल जाता है। वो सीधे अपने फादर जो केलर को कन्फ्रंट करता है। एक बहुत ही इंटेंस और इमोशनल सीन में जो केलर फाइनली अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि फैक्ट्री में 120 यानी 120 डिफेक्टिव सिलेंडर्स हेड थे। अगर वो उन्हें डिस्कार्ड कर देते तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता और उसकी 40 साल की मेहनत का बिजनेस पल भर में बैंकरप्ट हो जाता। उसने 61 की एज में अपनी फैमिली और अपने बेटे क्रिस केलर के फ्यूचर के लिए यह स्टेप उठाया था। उसे लगा था कि आर्मी इस इंजन स्टॉल करने से पहले उन्हें चेक करेगी, पर जब तक वो सच बोलने का डिसीजन लेता तब तक न्यूज हेडलाइंस आ चुकी थी कि 21 प्लेन क्रैश हो गए हैं। लेकिन उसका बेटा क्रिस केलर इन एक्सक्यूजेस को बिल्कुल नहीं मानता। वो गुस्से से भरा हुआ है और अपने फादर को कहता है कि वो एक जानवर से भी बदतर है, क्योंकि कोई भी जानवर
अपनों को नहीं मारता। नो एनिमल किल्स हिज ओन। क्रिस केलर इस शॉकिंग सच्चाई से कंप्लीटली टूट जाता है और एक्ट 2 उसके इस हेल्पलेसनेस पर एंड होता है। अब आते हैं फाइनल एक्ट पर। एक्ट 3 रात के टाइम में सेट है। क्रिस केलर गुस्से में घर से गाड़ी लेकर जा चुका है और केट केलर बेचैनी से अपने रॉकिंग चेयर पर उसका वेट कर रही है। केट केलर अपने हस्बैंड जो केलर को सजेस्ट करती है कि वो क्रिस केलर को मनाने के लिए उसे बोले कि वो प्रिजन जाने के लिए तैयार है। केट केलर को लगता है कि क्रिस केलर उन्हें सच में जेल नहीं भेजेगा और माफ कर देगा, लेकिन जो केलर अब भी यही मानता है कि उसने जो भी किया अपनी फैमिली के लिए किया। साथ ही केट केलर एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लेती है और एंडेवर को घर से जाने को कहती है, ये रीजन देकर कि उनका बेटा लैरी अभी भी जिंदा है। लेकिन एंडेवर अब थक चुकी है इन लाइफ से। अपनी और क्रिस केलर की रिलेशनशिप बचाने के लिए वो अपनी जेब से एक लेटर निकालती है। ये लेटर लैरी ने अपने मरने से ठीक पहले एंडेवर को लिखा था। जब केट केलर वो लेटर पढ़ती है तो वो शॉक्ड नहीं होती, क्योंकि डीप डाउन वो हमेशा से जानती थी कि लैरी की मौत उसके हस्बैंड के एक्शंस का ही नतीजा थी। थोड़ी देर में क्रिस केलर वापस आता है और कहता है कि वो अकेला क्लीवलैंड जा रहा है नए सिरे से लाइफ को शुरू करने के लिए। पर तभी वो लैरी का लेटर उसके हाथ लगता है और वो उसे जोर से पढ़ता है ताकि जो किलर भी सुन सके। उस लेटर में लैरी ने लिखा था कि उसने इंटेंशनली अपना प्लेन क्रैश किया था। उसे न्यूज़पेपर से पता चल गया था कि उसके फादर डिफेक्टिव पार्ट सप्लाई करने के लिए गिल्टी है और वो इस शर्मिंदगी के साथ जिंदा नहीं रह सकता था। उसने ये भी लिखा कि अगर वो कोर्ट ट्रायल के वक्त वहां होता तो वो अपने खुद के फादर को जान से मार देता। ये लेटर जो केलर के लिए एक फाइनल ब्लो था। उसका एक बेटा जिसे उसने मौत के घाट उतारा, उसने सुसाइड कर लिया था और दूसरा बेटा उससे इंटेंसली हेट कर रहा था। जो केलर फाइनली इस घिनौने सच को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि सिर्फ लैरी ही नहीं, वो सारे मरे हुए पायलट्स भी उसके अपने बेटे थे। देवर ऑल माई सन्स, और यहाँ से हमारा टाइटल भी डिराइव होता है। वो चुपचाप घर के अंदर जाता है। थोड़ी ही देर में अंदर से एक गन शॉट की आवाज आती है। जो केलर ने खुद को गोली मार ली है। क्रिस केलर भागते हुए अंदर जाता है और रोते हुए बाहर आता है। प्ले के लास्ट सीन में हम देखते हैं एंडेवर भागकर डॉक्टर जिम बेलिस को ढूंढने जाती है और वहां क्रिस केलर और केट केलर अकेले रह जाते हैं अपने फादर और हस्बैंड की बॉडी पर रोते और पछताते हुए। केट केलर आखिर में क्रिस केलर को कहती है कि वो अपने आप को ब्लेम ना करे, पास्ट को बुला दे और आगे बढ़े। और इस हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी के साथ ये मास्टरपीस एंड हो जाता है। कितनी ब्रिलियंटली पेश स्टोरी थी ना दोस्तों। एक दिन के अंदर फैमिली का पूरा फसाद टूटकर बिखर जाता है। कहानी में हर ट्रांजिशन बिल्कुल नेचुरल लगता है, पर इसका वेट बहुत ही हैवी है। कहानी का क्लाइमेक्स सच में दिल दहलाने वाला था, है ना? लेकिन दोस्तों, कोई भी क्लासिक लिटरेचर पीस सिर्फ अपनी स्टोरी की वजह से नहीं महान बनता। उसकी ग्रेटनेस छुपी होती है उन मैसेजेस में, उन डीप थीम्स में जो ऑथर हम तक पहुंचाना चाहता है। तो चलिए इस प्ले की लेयर्स को पील करते हैं और समझते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट थीम्स को। इस पूरे प्ले का जो सबसे बड़ा सिंगल मेजर थीम है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये थीम इस क्वेश्चन पर फोकस करता है कि एक इंसान की प्राइमरी ड्यूटी किसके टुवर्ड्स होती है, उसकी फैमिली के या उस सोसाइटी और कंट्री के जिसमें वो रहता है। जो केलर का कैरेक्टर अमेरिकन ड्रीम के इकोनॉमिक साइड से ऑब्सेस था। उसका विजन बहुत ही मायोपिक यानी कि नैरो था, क्योंकि उसकी दुनिया सिर्फ उसकी फैमिली, उसके बैकयार्ड और उसके बिजनेस तक लिमिटेड थी। जब आर्मी से सिलेंडर हेड्स का अर्जेंट ऑर्डर आया तो जो केलर के पास दो ऑप्शंस थे। या तो वो सच बोलकर अपना 40 साल पुराना बिजनेस डूबने देता, या फिर डिफेक्टिव पार्ट्स बेचकर प्रॉफिट कमाए और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करे। उसने फैमिली को चुना, डिसरिगार्ड फॉर मॉरल वैल्यूज दिखाया और सोसाइटी के टुवर्ड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किया। जो केलर ये मानता था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सक्सेस का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक गेन है और वॉर के टाइम सभी पैसा कमा रहे थे। लेकिन ये प्ले हमें सिखाता है कि जब इंसान सोसाइटी से ऊपर अपने पर्सनल और मटेरियल इंटरेस्ट को रखता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा ट्रैजिक होते हैं। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग और माइनर सा थीम है आइडियलिज्म का। ये थीम मेनली क्रिस केलर के कैरेक्टर के थ्रू दिखाया गया है। वॉर के दौरान क्रिस केलर ने देखा कि कैसे उसके फेलो सोल्जर्स ने एक नोबल कॉज के लिए दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन जब वो वापस घर आया तो उसने देखा कि सोसाइटी में कुछ नहीं बदला है। लोग अभी भी सेल्फिश हैं और सिर्फ पैसा कमाने के लिए रैट रेस में भाग रहे हैं। इस वजह से क्रिस केलर को एक डीप सर्वाइवर्स गिल्ट फील होता है। उसे अपने फादर के नए फ्रिज या नई गाड़ी जैसे कंफर्ट्स को यूज करने में भी शर्म आती है।
क्योंकि उसे लगता था कि जिन लोगों ने अपनी जान दी, उनका सैक्रिफाइस बेकार हो गया। ये आइडियलिज्म एक और कैरेक्टर में भी दिखता है, डॉक्टर जिम बेलिस। क्रिस केलर से इंस्पायर होकर डॉक्टर जिम बेलिस मेडिकल प्रैक्टिस छोड़कर मेडिकल रिसर्च करना चाहते थे, जिससे उन्हें इमेंस सेटिस्फैक्शन मिला था। लेकिन उनकी वाइफ स्यू बेलिस के लिए मटेरियलिस्टिक कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए उन्होंने अपनी रिसर्च छोड़कर वापस आम प्रैक्टिस उनको स्टार्ट करनी पड़ी। अब बात करते हैं एक डीपली वोवन थीम की, द फादर सन रिलेशनशिप। इस प्ले में यह रिश्ता एक सेंट्रल कन्फ्लिक्ट बनता है। इस कन्फ्लिक्ट को हम इन पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। पहला है अनकंडीशनल ट्रस्ट। शुरुआत में क्रिस केलर अपने फादर को एक इनफेलिएबल यानी कभी गलती ना करने वाला फिगर मानता था और उन्हें बहुत ही ज्यादा आइडलाइज करता था। द जस्टिफिकेशन ऑफ क्राइम। जब सच सामने आता है तो जो केलर बार बार यही कहता है कि उसने जो भी क्राइम किया वो उसने क्रिस केलर के फ्यूचर के लिए किया, उसके बिजनेस को बचाने के लिए किया। जो केलर मानता है कि दुनिया में बाप बेटे के रिश्ते से बड़ा कुछ नहीं होता। द क्लैश ऑफ प्रिंसिपल्स। क्रिस केलर का वर्ल्ड व्यू अपने फादर से बिल्कुल अपोजिट है। जब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने पायलट्स की जान खतरे में डाली तो वो कंप्लीटली टूट जाता है, क्योंकि उसकी नजर में वो सारे पायलट्स भी उसके भाई जैसे थे। द फाइनल अवेकनिंग। प्ले के एंड में अपने दूसरे बेटे लैरी का सुसाइड लेटर पढ़ने के बाद ही जो केलर को समझ आता है कि उसका फैमिली फर्स्ट आइडियोलॉजी कितना गलत था। वो रियलाइज करता है कि वो सभी मरे हुए पायलट्स एक ब्रॉडर सेंस में उसके अपने ही बेटे थे। दे वर ऑल हिज सन्स। एज यू सो सो शेल यू रीप, यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये सिंपल सा मुहावरा इस टेक्स्ट में एक मेजर थीम है, एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। जो केलर का वो एक डिसीजन कि वो डैमेज सिलेंडर हेड्स को आर्मी को भेजेगा, एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स को स्टार्ट करता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। पहले 21 इनोसेंट पायलट्स की डेथ होती है, फिर उसके बिजनेस पार्टनर स्टीव डेवर को जेल हो जाती है। स्टीव डेवर की सजा की वजह से एन डेवर और जॉर्ज डेवर अपने फादर से नफरत करने लगते हैं। शर्म के मारे लैरी सुसाइड कर लेता है और अल्टीमेटली इस सबका गिल्ट जो केलर को खुद अपनी जान लेने पर मजबूर कर देता है। अर्थर मिलर ने यहाँ पर एक बहुत क्लियर मैसेज देते हैं कि हम चाहे जितना भी अपने पास से भाग लें, हमारे कर्म, हमारे एक्शंस हमेशा लौटकर वापस आते हैं। और आखिर में हम देखते हैं मदर सन रिलेशनशिप और थीमेटिक डिनायल का एस्पेक्ट। केट केलर एक ऐसी माँ है जिसका मैटरनल लव बहुत डीप है, पर साथ ही वो एक बहुत ही डोमिनेंट फिगर भी है। वो जानती थी कि उसके हस्बैंड जो केलर गिल्टी हैं। इस सच की आग से अपने परिवार को बचाने के लिए केट केलर ने अपने दिमाग में एक फॉल्स इल्यूजन, एक धोखा क्रिएट कर लिया कि उनका मिसिंग बेटा लैरी अभी भी जिंदा है। उन्हें लगता था कि अगर वो मान लेंगे कि लैरी मर चुका है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये होगा कि उनके हस्बैंड ने ही इनडायरेक्टली अपने बेटे को मारा है। ये सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद को धोखा देना ही उनके सर्वाइवल मैकेनिज्म था। इस इल्यूजन की वजह से वो क्रिस केलर और एंडेवर की शादी के खिलाफ थी, क्योंकि उस शादी का मतलब लैरी की डेथ को ऑफिशियली एक्सेप्ट करना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आर्थर मिलर के प्ले ऑल माय सन्स का एक डिटेल्ड और डीप एनालिसिस। जाते जाते मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा। पहले माना जाता था कि ट्रेजेडी सिर्फ बड़े बड़े किंग्स या फिर रॉयल्स पर लिखी जा सकती है, जैसा एरिस्टोटल ने डिफाइन किया था। लेकिन आर्थर मिलर ने अपने एस्से ट्रेजेडी एंड द कॉमन मैन में इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि एक आम आदमी, एक कॉमन मैन की जिंदगी भी ट्रैजिक कॉन्शियसनेस होती है। जो केलर कोई राजा या फिर देवता नहीं था, वो एक बिल्कुल आम फैक्ट्री ओनर था जो अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल कर रहा था। पर उसकी नैरो थिंकिंग, जो कि उसका हमेशा यानी कि ट्रैजिक फ्लॉ है, उसने उसे एक ट्रैजिक कैरेक्टर बना दिया जिससे ऑडियंस फुल्ली रिलेट कर सकती है। ये प्ले सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं, बल्कि उन डेंजरस वैल्यूज पर एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है जो मटेरियल सक्सेस को ह्यूमैनिटी से ऊपर रखती है। उम्मीद है आपको इस मास्टर क्लास ब्रेकडाउन में मजा आया होगा। अगर आपके एग्जाम्स या फिर पर्सनल नॉलेज के लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए 100% इंग्लिश यूट्यूब चैनल को और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।